गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपका सिलेबस में इसका वेटेज अप्रॉक्स 6 to 7 मार्क्स का है। तो ये आप समझ लो कि कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। मैं इस सॉल्यूशन चैप्टर को पूरे चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड करूंगी। ठीक है, इसका कंटेंट्स मैं पहले लिख के लाई हूँ कि ये 4 पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ। सबसे पहला है कंसंट्रेशन टर्म। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म। दूसरे पार्ट में हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी। तीसरे पार्ट में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और चौथे पार्ट में वेंट ऑफ फैक्टर, जिसको हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास भी जानते हैं। तो चलिए 4 पार्ट में से आज पहला पार्ट को कंप्लीट करते हैं जो कि है कंसंट्रेशन टर्म। आप लोग सॉल्यूशन जानते होंगे, सॉल्यूशन क्या है कोई बता सकता है? आप लोग गेस कर सकते हो? अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट में लिखना कि सॉल्यूशन होता क्या है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है जिसको आप डिसॉल्व करोगे तो उसका कंपोजिशन क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। सपोज आप चीनी और पानी को डिसॉल्व कर रहे हो, तो डिसॉल्व करने के बाद बनाने के बाद क्या उसमें चीनी रहता है? चीनी दिखता है आपको? चीनी नहीं दिखता है। तो उस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। अगर आपको चीनी दिखता, सपोज मैं डिसॉल्व कर रही हूँ सैंड एंड वाटर, चलो ले लेती हूँ सैंड एंड वाटर। घुलने के बाद दिखता है ना, मिट्टी दिखता है। तो वो जो मिट्टी दिख रहा है तो वो किस टाइप का मिक्सचर है? वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। तो सॉल्यूशन, हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर जिसका कंपोजिशन क्या रहता है? यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है, हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट प्रेजेंट रहे। दो कंपोनेंट। कौन सा दो कंपोनेंट? एक होता है सॉल्यूट, आप लोग जानते होंगे। एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। दोनों मिलके क्या बनाता है? सॉल्यूशन। अच्छा, हमारे सिलेबस में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन है क्या? इसके अलावा भी कोई टाइप का सॉल्यूशन है? तो हाँ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन जिसमें 3 कंपोनेंट रहते हैं। 3 कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट हो सकता है? आप 2 सॉल्यूट एक सॉल्वेंट को डिसॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे नमक, चीनी और पानी, तो वो क्या हो गया? टर्नरी। 4 अगर कंपोनेंट रहा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी। क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी में 4 कंपोनेंट रहते हैं। तो हम लोगों के सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है और हम लोगों को क्या पढ़ना है? 2 कंपोनेंट वाले। 2 कंपोनेंट, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। आपके एनसीईआरटी के बुक में सॉल्यूट को नंबर 2 से रिप्रेजेंट किया गया है। ये नोट करके आप लोग लिखना। सॉल्यूट को नंबर 2 से रिप्रेजेंट किया गया है और सॉल्वेंट को नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। सॉल्वेंट, एक्चुअली सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में रहता है तो वो क्या होता है? नंबर 1, इसलिए उसको नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया गया है। सॉल्यूट लेस अमाउंट में रहता है इसीलिए उसको नंबर 2 से रिप्रेजेंट किया गया है। चलिए देखते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। मैं एक साइड सॉल्यूट लिखती हूँ और एक साइड सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्यूशन में आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट? तो जो लेस क्वांटिटी में रहे या फिर लेस अमाउंट में रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। और जो ज्यादा अमाउंट में रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि ये क्या रहता है? लेस अमाउंट में। और ये कैसे रहता है? मोर अमाउंट। जैसे एग्जाम्पल में 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 100 gram of water. 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मतलब चीनी, 50 ग्राम चीनी किसमें डिसॉल्व है? 100 ग्राम ऑफ वाटर।
इसमें आप क्वांटिटी देख के बता सकते हो कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। ये ग्लूकोज कितना है 50 ग्राम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सॉल्यूट। और यहाँ पे वाटर कितना है 100 ग्राम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। आप क्वांटिटी देख के बता सकते हो, ठीक है। सपोज मैं आपको देती हूँ 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 50 ग्राम ऑफ वाटर। इस केस में आप कैसे पता करोगे? एक तो अमाउंट के केस में आप देख के पता कर लिए, ठीक है। चलो, जो कम है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, जो ज्यादा है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। अगर दोनों सेम क्वांटिटी में दिया हुआ रहे तो उसको आप कैसे बताओगे कि ये सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट है, कैसे पता करोगे? तो उसके लिए हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। क्या देखते हैं उसके लिए? अगर आपका मोल्स, लेस नंबर ऑफ मोल्स जिसमें प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे सॉल्यूट। और अगर मोर नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट रहा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सॉल्वेंट। हम लोग उसका क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। मोल्स कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है, गिवन मास बाय मोलर मास, सॉरी यहाँ पे मोल्स होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। तो आप कैसे निकालोगे, ग्लूकोज का गिवन मास दिया हुआ है 50, मोलर मास होता है 180, तो ये क्या हो जाएगा 50 बाई 180। इस केस में मोल्स कितना हो जाएगा 50 बाई 180 कटेगा 5 बाई 18। वाटर के केस में क्या हो जाएगा 50 बाई 80। अब देख लो 18 में 50 और यहाँ पे 18 में 5, कौन सा ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है वाटर ज्यादा है, 18 में 50 अमाउंट है, तो यहाँ पे आपका नंबर सॉल्वेंट कौन सा हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। आई होप ये वाला चीज आपको क्लियर हो गया, सॉल्यूट कैसे पहचानेंगे, सॉल्वेंट कैसे पहचानेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेट। स्टेट, सॉल्यूशन का स्टेट आपका कौन डिसाइड करता है, सॉल्वेंट डिसाइड करता है। जैसे आपका कोई भी सॉल्यूशन है वो आपका लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में, तो इसका स्टेट जो है लिक्विड स्टेट में है, कौन डिसाइड करेगा, डिसाइडेड बाय सॉल्वेंट, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का स्टेट डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन का स्टेट क्या है। जैसे चीनी और पानी को घोल रहे हो, चीनी आपका क्या है सॉलिड के फॉर्म में है और पानी क्या है लिक्विड के फॉर्म में। जब आप उसको डिसॉल्व करते हो, सॉल्यूशन बनाते हो, तो वो किस फॉर्म में आता है, लिक्विड के फॉर्म में। तो कौन डिसाइड किया, सॉल्वेंट का स्टेट डिसाइड किया। ये चीज ध्यान में रखना, बहुत छोटी सी चीज है, दिमाग से निकल जाता है। सॉल्यूशन का स्टेट कौन डिसाइड करेगा, सॉल्वेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स में। कंसंट्रेशन टर्म से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। कोई भी चीज कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब उसमें क्या होता है, उसमें मोर क्या रहता है, सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है, और लेस क्या रहता है, सॉल्वेंट प्रेजेंट रहता है। कंसंट्रेटेड का मतलब गाढ़ापन, ठीक है। और डाइल्यूशन जो पतला होता है, तो पतला होता है तो इसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या रहेगा, लेस रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या रहेगा, लेस सॉल्यूट रहेगा और मोर क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कंसंट्रेशन टर्म और डाइल्यूशन टर्म क्या होता है। हम लोगों को यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है कि कोई भी सॉल्यूशन में कितना ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है या फिर कितना ज्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट प्रेजेंट है। तो चलिए हमारे एनसीईआरटी बुक में कुछ सॉल्यूशन का टर्म्स दिया हुआ है, कंसंट्रेशन टर्म्स दिया हुआ है, आज उसको डिस्कस करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहला है आपका मास परसेंट। मास परसेंट या फिर इसको W/W% भी बोलते हैं, या फिर बाई मास भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तीनों एक ही नाम है, क्वेश्चन में ये डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो W/W% आपको देख के ही पता चल रहा होगा, मास बाय मास परसेंट मतलब किसी का भी आपको मान लो सॉल्यूट का मास निकालना है या फिर सॉल्वेंट का मास निकालना है परसेंटेज के फॉर्म में, तो आप कैसे निकालोगे। सपोज मुझे मास बाय मास परसेंट
सॉल्यूट का निकालना है। तो आप लोग परसेंटेज निकालना सीखे होगे। क्या करते हैं, जिसका भी परसेंटेज निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, नीचे टोटल रखते हैं, इनटू 100 करते हैं। सेम चीज हम लोग यहाँ करेंगे। क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा 100। 100 क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज निकालना था। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। सपोज आपको मास बाय मास परसेंट सॉल्वेंट का निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मास बाय मास परसेंट ऑफ, अगर आपको सॉल्वेंट का पूछा जाए तो कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हो गया हमारा मास बाय मास का परसेंटेज। अच्छा, क्वेश्चन में आपको कैसे दिया हुआ रहेगा मास बाय मास परसेंट। सपोज आपको दिया हुआ है, सपोज आपके पास क्वेश्चन में या फिर एग्जाम्पल में दिया हुआ है 10% W/W aqueous NaCl सॉल्यूशन। 10% W/W का मतलब क्या होता है, आप इसको डिकोड कैसे करोगे। 10% W/W का मतलब 10 ग्राम ऑफ मास है, मास का यूनिट ग्राम होता है, तो आप क्या लिखोगे 10 ग्राम ऑफ NaCl। 10 ग्राम ऑफ NaCl is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 10 ग्राम क्या प्रेजेंट है, NaCl। NaCl यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है, और 100 ग्राम क्या है आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो कोई गेस करके आप लोग बता सकते हो कि इसमें सॉल्वेंट कितना होगा। तो आपको अगर पता है तो पॉज करो और बताओ कि सॉल्वेंट कितना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सॉल्वेंट कितना होगा। आपको अगर सॉल्यूट पता है और सॉल्यूशन पता है तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हो। 100 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 90 ग्राम। तो एक लाइन से आप तीन चीज पता कर सकते हो। अगर आपके पास मास बाय मास परसेंट दिया हुआ है तो मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हो, और मास ऑफ सॉल्वेंट भी बता सकते हो। अच्छा, ये जो आपका मास बाय मास परसेंट है, ये जो कंसेंट्रेशन टर्म है, ये आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्यों, मास कभी भी आपका टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। मास कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ये हो गया आपका मास बाय मास परसेंट। चलिए नेक्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म में चलते हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट और बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट और बाय वॉल्यूम लिखा हुआ रहेगा, या फिर और V बाई V परसेंट भी लिखा हुआ रहता है। बात एक ही है, क्वेश्चन में किसी भी तरीके से दिया हुआ है। सेम जैसे उसमें निकाले थे वैसे ही V बाई V परसेंट। अगर आपको सॉल्यूट का निकालना है तो आपको क्या रखना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। चलिए लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सेम तरीके से आप किसका निकालोगे, सॉल्वेंट का भी निकालोगे। सॉल्वेंट का कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। चलिए आगे देखते हैं एग्जांपल में। सपोज 10% V/V NaCl सॉल्यूशन दिया हुआ है।
NaCl का सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसका मतलब आप क्या समझोगे, 10 ml NaCl। अच्छा ml क्यों लिए, वॉल्यूम का यूनिट, लीटर भी ले सकते हैं, बट हम लोग केमिस्ट्री लैब में इसको उतना ज्यादा उतना हम लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, इसीलिए ml के टर्म में ले रहे हैं। ml वॉल्यूम का यूनिट है, आपको पता है। तो 10 ml NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, लिख सकते हैं 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो आप इसको इस तरीके से डिकोड करोगे। अच्छा, ये जो आपका कंसंट्रेशन टर्म है, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मतलब W बाय V परसेंट। W बाई वी परसेंट कैसे निकालोगे, W बाई वी परसेंट उसी तरीके से निकालेंगे जैसे हम लोग पहले निकाल रहे थे, बट इसमें बस एक ही कंडीशन है, ऊपर मास रहेगा, नीचे क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W बाई वी परसेंट। किसी का भी निकालना हो, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, जिसका निकालना हो उसको, उसका मास को ऊपर रखेंगे। सपोज हमको सॉल्यूट का निकालना है, सॉल्यूट का, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। अच्छा, ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। क्यों टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, मास है बट वॉल्यूम आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अच्छा, अगर इसमें एग्जाम्पल का बात करें, सेम अगर 10% W बाई वी NaCl सॉल्यूशन दिया हुआ है, कैसे डिकोड करोगे, अब तो आप लोग सीख गए होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, 10 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ 100 ml, सॉरी नीचे वॉल्यूम है तो आप क्या लिखोगे, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। आई होप आप लोग डिकोड कर पा रहे हो अब। तो इसी तरीके से आप वॉल्यूम बाय मास भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे चलते हैं, मोल फ्रैक्शन। आप लोग 11th में आप लोग पढ़े होंगे मोल फ्रैक्शन। चलिए, ये तो हो गया परसेंटेज का बात, अब थोड़ा फ्रैक्शन के टर्म में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है मोल फ्रैक्शन। अभी हम लोग 3 देखे, चौथा देखते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, काई। काई इस तरीके से लिखा जाता है, कुछ एक्स जैसा है, बट इसको क्या पढ़ते हैं, काई पढ़ते हैं। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, काई पढ़ते हैं। हिंदी में काई, ची नहीं है, ची नहीं पढ़ोगे आप लोग, इसको क्या पढ़ोगे, काई पढ़ोगे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन किसका, अगर आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट का मोल ऊपर रखोगे अपॉन मोल्स, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन रखोगे। ठीक है, तो काई अगर सॉल्यूट का निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, थोड़ी देर पहले अभी आप लोगों को बताएं कि किसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। सॉल्यूट को हमेशा 2 नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉल्वेंट को हमेशा 1 नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर इस फॉर्मूला को हमको उस तरीके से लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं, Chi2 इक्वल टू N2 बाई N2 प्लस N1। क्या हम ये इसको लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Chi2 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
N2 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और नीचे मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो सॉल्वेंट आप कैसे निकालोगे, सेम तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसको अगर आपको काई के टर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, काई 1 इक्वल टू N1 बाई N2 प्लस N1 लिख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, ये आप समझ गए। इट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, आप इसको इस तरीके से डिफाइन भी कर सकते हो। तो चलो, इसमें से एक एप्लीकेशन आता है कि काई 1 प्लस काई 2 इक्वल टू कितना होगा। आपके पास जितना कंपोनेंट है उसका सम ऑलवेज 1 होता है, ये आप लोग ध्यान रखोगे। जितना कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन अगर निकालोगे, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का सम ऑलवेज क्या आता है, 1 आता है। कैसे, ये कैसे आया, ये जो टर्म मैं लिखी ये कैसे आया, चलिए देख लेते हैं। काई 1 इक्वल टू क्या है, N1 बाई N1 प्लस N2 प्लस काई 2 क्या है, N2 बाई N1 प्लस N2। अगर इसका आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, N1 प्लस N2, और ऊपर में कितना आ जाएगा, ऊपर भी तो वही है N1 प्लस N2। डिवाइड करोगे कटेगा, ये 1 आ जाएगा। देख लो, सॉल्व हो गया। काई 1 प्लस काई 2 इक्वल टू कितना आता है, 1 आता है। शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इस काई 1 बाई काई 2 कितना आएगा। काई 1 बाई काई 2 आप लोग खुद भी निकाल सकते हो। काई 1 बाई काई 2 कैसे निकलेगा, काई 1 बाई काई 2, काई 1 का फॉर्मूला क्या होता है, N1 बाई N1 प्लस N2 अपॉन काई 2 का फॉर्मूला क्या होता है, N2 बाई N1 प्लस N2। देखो, इसको ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, N1 बाई N1 प्लस N2 इंटू N1 बाई N1 प्लस N2 बाई N2। देखो, ये कटा, ये कटा, आपके पास क्या बचा, N1 बाई N2। तो हम लिख सकते हैं काई 1 बाई काई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, N1 बाई N2। ये दो एप्लीकेशन आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप क्वेश्चन बनाते टाइम उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। सपोज आपको नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो दिया हुआ है, आपसे मोल फ्रैक्शन पूछ लिया, आप क्यों इतना करोगे, अगर आपको फॉर्मूला याद है आप डायरेक्टली बता सकते हो कि जितना नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है उतना ही मोल फ्रैक्शन का रेशियो होगा। सपोज नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो 1/2 है तो मोल फ्रैक्शन का भी रेशियो कितना हो जाएगा, 1/2। आई होप मोल फ्रैक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया। इसके बाद कुछ और टर्म्स है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिज्यूम करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।